पहले कश्मीर फाइल्स की चर्चा डिबेट 1 में। इस फिल्म पर हर रोज सियासत हो रही है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए एक पार्टी दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व अफसर फारूक रेंजू शाह ने चौंकाने वाले खुलासे किए। फारूक रेंजू 1989 में कश्मीर में अफसर थे। फारूक रेंजू शाह ने बताया कि कैसे कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचकर माहौल बनाया गया। 48 घंटे के भीतर कश्मीरी पंडितों के पलायन न करने पर गोली मारने की खबरें छापी गईं। उस समय के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को तकरीर दी कि आपके घरों को जलाया जाएगा। पहले फारूक रेंजू शाह जो कह रहे हैं उसे सुनिए। कश्मीरी पंडित को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की एक पॉलिटिकल टोले ने, जिस पॉलिटिकल टोले का कोई डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी थी कि कश्मीरी पंडित को निकाला जाए। कश्मीरी पंडित के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है। फ्रंट पेज, बैनर पेज, एक न्यूज लगाई और भी कुछ एक दो पेपर्स में जो छपे, जो अलमिया है, जिसमें कि कश्मीरी पंडित विल बी शॉट डेड विद इन 48 आवर्स अगर वो कश्मीर से ना निकले, भागे। तो उसको कंट्रोल करने वाला जो एक पॉलिटिकल हस्ती थी, उसको पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया। फारूक रेंजू शाह के खुलासे का एक छोटा बयान अभी आपने सुना। इस मुद्दे पर खुद फारूक रेंजू शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो दस्तावेजों के साथ बताने की बात कर रहे हैं कि कश्मीर की असली सच्चाई क्या थी। वहीं कश्मीर फाइल्स पर शरद पवार कांग्रेस के समर्थन में उतर आए हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि फिल्म के जरिए कांग्रेस को दोष देने की कोशिश हो रही थी। शरद पवार ने आरोप लगाया है कि तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी का समर्थन हासिल था। इतना नहीं, शरद पवार ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद बीजेपी की मदद से ही केंद्र में गृह मंत्री बने थे। उनका कहना था कि तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन का कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे में आज राष्ट्रवाद में सवाल ये कि ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे गुनहगार कौन है? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में कौन कौन गुनहगार है? साजिश में अब्दुल्ला किसका मोहरा थे? प्लानिंग से मर्डर और बदले में इनाम मिलने की बातें क्या सच हैं? और कश्मीर फाइल से मोदी विरोधियों में क्यों घबराहट है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ फारूक रेंजू शाह, पूर्व अधिकारी जो उस वक्त कश्मीर में पोस्टेड थे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतहर हुसैन देहलवी, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहले एक बार रुक करते हैं फारूक रेंजू शाह का। फारूक भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको अच्छी तरह। जी, फारूक रेंजू शाह साहब, आप कुछ बातें कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो वहां पर हुआ उस वक्त 1989 और 90 में, वो पॉलिटिकली प्लान्ड था, एक साजिश थी और उसके तहत कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हुआ। आप ये क्यों कह रहे हैं और उस वक्त जब आप वहां थे तो आपने क्या देखा था? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि इसी तरह इंटरव्यू चल रहा था एएनएन के साथ, जिसपे इवन कश्मीर फाइल के एडिटर जो है ना अग्निहोत्री ने भी कमेंट किया था। तो मैं जो भी हकीकत है 1990 की, उसकी बैकग्राउंड भी मैं क्लोजली देख चुका हूं कि कश्मीर में ये नहीं कि उस दिन से, उससे पहले ऐसे हालात बनाए जा रहे थे। पहले एक फैमिली फ्यूड था, एक फैमिली में सन और सन इन लॉ के दरमियान फ्यूड था कि शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद कौन बने चीफ मिनिस्टर। तो फिर कभी सन बना, कभी सन इन लॉ बना। फिर उसके बाद एक अचानक मुद्दा खड़ा हो गया कि सेक्रेटेरिएट में एक मस्जिद बनाई जाएगी। नॉर्मली इसको मस्जिद और सेक्रेटेरिएट का कोई आपसी ताल्लुक होना नहीं चाहिए था, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन हुई, एक क्रिमिनल फ्रेंजी सिचुएशन सी आने लगी। उसके बाद 1989 में जो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया है, जो मैं आप सब मीडिया रिसर्च करते हैं और सब ने रिसर्च की, तो 1989 में 15 अगस्त को जब एक चीफ मिनिस्टर झंडा लहरा रहा है,
तो झंडा लहरा रहा है इंडिया का, लेकिन जो तकरीर उनकी थी वो ये थी कि जनाब हिंदुस्तान की आर्मी ने बटमालू जलाया तो ये यहाँ के शहर जलाएंगे, यहाँ के एक एक गांव जलाएंगे। तो एक फारूक अब्दुल्ला ने बोला था उस दिन, सब में पैदा हो गया। इट वॉज अ खौफ। देखिए मैं चूंकि न सियासत में हूं न सियासत में, नॉर्मली आप खुद 1989 को गूगल निकाल कर देख सकते हैं। 1989 में झंडा किसने 15 अगस्त को लहराया और कौन चीफ मिनिस्टर था। दिस इज अ क्लियर फैक्ट कि उस वक्त ये जब सिचुएशन होने लगी एक फ्रेंजी सिचुएशन बनी। एंड अनदर पॉइंट 2 दिन पहले एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर वैद कहता है कि 70 ट्रेन्ड पर्सन लाए गए एक सीक्रेट कॉरिडोर के तहत और उनको रखा गया पॉलिटिकल शरण में और उनको भेज दिया गया अंदर सोसाइटी के अंदर। हु वर दो 70? वो 70 ट्रेन्ड पर्सन कौन थे? अभी तक हमें सिर्फ ये पता था कि 5 और 6 जो मिलिटेंट थे वो थे जो रुबिया सैयद के एक्सचेंज में छोड़े गए, लेकिन उसी वक्त उसी 5-6 ने सारा माहौल तबाही बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो डॉक्टर वैद, आप उससे बात कर सकते हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, जिसने 3 दिन पहले ये बयान दिया कि 70 लोग ट्रेन नहीं, मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनसे अपने शो में बात की थी और उन्होंने बताया था कि ये पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी थे जिन्हें पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया और उसकी भारी कीमत कश्मीर को चुकानी पड़ी। लेकिन फारूक रेंजू शाह साहब, उस वक्त जो वहां हालात बने, तो बात है, उस वक्त जो हालात बने, बात है, उसमें तो वहां की सर मैं जो पूछ रहा हूं वो सुन लीजिए एक बार। जब मैं आपसे बात कर, उस वक्त जो वहां की सरकार थी और जो मुख्यमंत्री थे, आप नाम नहीं लेंगे, मैं ले लेता हूं, उस वक्त मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे। उस सरकार ने ये हालात न बने और कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन न हो, उसके लिए क्या किया? उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया और क्या वो मुकम्मल कोशिश थी? मैंने देखा टिकला टिपलू जब मरा, देयर वॉज नो रिएक्शन, देयर वॉज नो प्रीएम्प्टिव सिचुएशन। उस वक्त सरकार पॉलिटिकल सरकार थी। और उसके बाद जब जस्टिस को मारा गया, वो जिसने मकबूल भट्ट को ये की फांसी लिखी थी, लेकिन मकबूल भट्ट के साथ जो वाजवान खा रहे थे वो वही चीफ मिनिस्टर थे। आप कहीं भी देख सकते हो जब मकबूल भट्ट को यहां लाया गया, वाजवान वो कैसे लाया गया, और मकबूल भट्ट के फांसी पे दस्तखत भी उसी शख्स ने किए। तो ऐसी बातें कश्मीरी सब एनालाइज करते हैं कि इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज कश्मीरी मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों पर उंगलियां उठती है कि आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किया। तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया। हर कश्मीरी मुसलमान पे उंगली उठाना बहुत गलत बात है। एक टोले ने किया और टोले की साजिश थी जिसने अलसफा में अखबार जो जिसके कंट्रोल में था, एक पॉलिटिकल हस्ती के कंट्रोल में, और वो उसका चीफ एडिटर भी बाद में मारा गया। उसमें जब फ्रंट पेज निकली, आप देख लीजिए, निकाल लीजिए गूगल पर अलसफा, अभी 2 सेकंड में आपको दस्तावेज निकलेगा। फ्रंट पेज पे बैनर न्यूज है, 48 and 72 आवर्स के अंदर तमाम कश्मीरी पंडित निकले, उनको अदरवाइज दे विल बी शॉट डेड। और अगर ये इजाजत दी गई और जो शख्स पॉलिटिकल हस्ती उसको कंट्रोल कर रहा था वो कुछ 98,000 वोटों से पार्लियामेंट मेंबर बन गया और वहां पर फिर आपके प्राइम मिनिस्टर की, वाजपेयी की गवर्नमेंट उसने गिरा दी। मुझे इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, एक लाइन में ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री चाहते तो ये रुक सकता था? ऑनेस्ट आंसर दीजिए। हां, अगर वो चाहते तो एक कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों की दोस्ती यहां पिछले 700 साल जबरदस्त रही है, आपस में बहुत जबरदस्त रही है। ठीक है। और उसको तार किया गया बाय वेरी वेरी फ्यूरियस बयान दिए गए। अब मैं बाकी मेहमानों को भी जो हमारे साथ पैनल में हैं उनको चर्चा में लेकर आता हूं। पंकज शर्मा जी, उस वक्त मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे और वहां सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, साथ में मिलकर चल रही थी।
एक दिन की बात नहीं है, गवर्नर साहब की चिट्ठियां हैं कि उन्होंने लिखकर कहा था कि यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, और फारूक रेंजू शाह कह रहे हैं मुख्यमंत्री चाहते तो ये रुक सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों नहीं रोका गया? सबसे पहली बार 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर का अखबार है आफताब, उसमें सबसे पहली बार कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला खबर विज्ञापन छपा था। उसके 1-2 महीने बाद अलसफा में छपा। सही बात। 4 जनवरी 1990 को केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार को एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था और दूसरी तरफ से वामपंथी दलों का समर्थन था। तो इसमें कांग्रेस कहाँ से आ गई? बाद में गवर्नर साहब थे जगमोहन जी, राष्ट्रपति शासन था, वहाँ गवर्नर की हुकूमत थी। कांग्रेस कहाँ से आ गई? बार बार इस पूरे मसले को कांग्रेस पर डालने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पंकज जी, मैं थोड़ी चीजें जोड़ता हूं। आप पूछ रहे कांग्रेस कहां से आ गई। जगमोहन साहब वहां पहले भी राज्यपाल थे, इंदिरा गांधी ने उनको बनाया था, और उस दौरान जो उन्होंने आगाह किया था तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, वो चिट्ठियां भी हैं जो सबके लिए हैं कि भाई मैंने आपको बताया, आपको चेताया, यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, बंदूकें आ रही हैं, चीज़ें और माहौल ख़राब हो रहा है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस आ गई। राज्य में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, इसलिए कांग्रेस आ गई। और इसलिए फारूक अब्दुल्ला के साथ जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि राज्य की सरकार क्या कर रही थी। बंदूकें और आतंकवादी तो 1947 के बाद से आ रहे थे पाकिस्तान से, और उनको रोकने की जो कोशिशें हो रही थी वो भी सब आपके सामने हैं। कौन ये कह रहा है कि बंदूकों को रोकने की कोशिशें नहीं हुई, आतंकवादियों को आने दिया गया? 1947 से 1990 के बीच सर कश्मीर में या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, किसी और पार्टी की सरकार ही नहीं थी। तो किससे प्रश्न पूछे? ठीक है, हाँ, तो नहीं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस दौरान आतंकवादियों को और हथियारों को आने दिया गया खुलेआम, और कांग्रेस की सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये काम किया, ये कहना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसको रोकने के लिए क्या किया? आंकड़े हैं कि इस दौर में कितने आतंकवादी पकड़े गए और मारे गए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों फारूक रेंजू शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रोक सकते थे? वो उनकी अपनी फीलिंग है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब चाहते तो रोक सकते थे और उन्होंने जानबूझकर नहीं रोका, ये फारूक रेंजू शाह की अपनी फीलिंग है, असहमत नहीं हूं। या जो इतिहास है जम्मू कश्मीर का, वहां अगर 1947 से 90 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार रही और एक दिन में, एक रात में ये हो जाए कि आप चलो खाली करो और उठो यहां से निकलो, ये तो हो नहीं सकता। तो प्रश्न किससे पूछा जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि 80 के दशक में ही लगातार आतंकवाद का माहौल और इस्लामिक जिहाद का माहौल बनने लगा था। 83 में इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद इंडिया वेस्ट इंडीज की मैच थी श्रीनगर में, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वहां पर कौन थी केंद्र की सरकार और कौन थी राज्य की सरकार? बीजेपी का तो दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था। सुनील गावस्कर ने इसमें किताब में लिखा भी है। उसके बाद आपको याद होगा कि 84 में इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस की सरकार जगमोहन जी को गवर्नर बनाकर भेजती है, बीजेपी नहीं बनाती है, ना बीजेपी का नामो निशान था उस समय पर उसको गवर्नर बनाने का, तो वो बनकर आते हैं। 88 में यही जगमोहन जी पत्र लिखते हैं राजीव गांधी को कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद 89 में राज्य में फारूक अब्दुल्ला, केंद्र में राजीव गांधी, उस समय पर टपलू जी की हत्या होती है, उस समय पर होती है जस्टिस गांजू की हत्या, और जस्टिस गांजू की हत्या होने के बाद 4 घंटों तक शव को उठाने के लिए कोई नहीं आ पाता है। ये हालात थे, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि राजीव गांधी नेहरू जी के फुटस्टेप्स पर चलते हुए फ्रेंडशिप बिफोर नेशन, जैसे नेहरू जी ने फ्रेंडशिप बिफोर नेशन शेख अब्दुल्ला के साथ करते हुए यूनाइटेड नेशंस में मामले को ले जाने का महापाप किया था, उस प्रकार से फ्रेंडशिप बिफोर नेशन रखते हुए फारूक अब्दुल्ला को कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुशांत जी आप ही के चैनल पर जैसे आज रंजू शाह जी बैठे हैं, वैसे जस्टिस गांजू के बेटे बैठे थे एक हफ्ते पहले। इसके अलावा जो रंजू शाह जी ने एक और बात की है
डीजीपी वैद साहब ने आप ही के चैनल को कहा है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 89 तक, उस समय पर गवर्नर नहीं थे, आपको मैं बता दूं जगमोहन गवर्नर नहीं थे, उस दौरान आपके केंद्र में राजीव गांधी और राज्य में फारूक अब्दुल्ला 70 हार्डकोर आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। मैं पूरी लिस्ट भी दे सकता हूं कौन थे वो आतंकवादी। उसके लिए जिम्मेदार कौन? पूरा जिम्मेदारी का ठीकरा 4 दिसंबर को आई हुई सरकार पर डाला जाता है। 19 जनवरी में पलायन जो हुआ था, उसके बाद 21 जनवरी को आते हैं गवर्नर जगमोहन बनकर दूसरी बार, उन पर डाला जाता है। परंतु 10 वर्ष जिनकी सरकारें चली और 70 वर्ष जो सरकारें नहीं, पलायन तो फरवरी और मार्च में हुआ। देखिए तीसरी बात, 19 जनवरी को पलायन नहीं हुआ, पलायन हुआ फरवरी और मार्च में। अरे भाई, तब जगमोहन थे गवर्नर को हुआ और 21 जनवरी को आए थे जगमोहन जी। आपको तारीख भी याद नहीं है। पर 2 सवाल में पंकज जी, आपकी जानकारी या तो गलत है या आप बता गलत रहे हैं। सुशांत जी, मैं 2 स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। हाँ। टाइम्स नाउ ने एक और खुलासा किया, जब इनकी एक और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आई थी 94 मेजर एक्सोडस है वो फरवरी और मार्च में हुआ। एक सेकेंड सुशांत जी, एक एक करके मैं तथ्य गिना रहा हूँ। जब 94-95 के बाद इनकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब एनएचआरसी को हलफनामे में लिखकर ये क्या कहते हैं पता है? ये कहते हैं कि कश्मीरियों का तो एक्सोडस भी नहीं हुआ, जेनोसाइड तो दूर की बात, उन्होंने कहा माइग्रेशन हुआ, और जो पलायन हुआ इट वाज अ सेल्फ इम्पोज्ड पलायन। हाँ, वो हमने चलाया था, वो हमने दिखाया था, खुद अपने पलायन वो हमने दिखाया था। और इसीलिए देखिए, मैं तो ये आश्चर्यचकित हूं कि इतना होने के बाद कई लोग ये भी गिना रहे हैं कि अरे 4000 थोड़ी मरे हैं, ये तो 250 ही मरे हैं या 600 ही मरे हैं या 400 ही मरे हैं। मतलब मरने वालों का आंकड़ा अगर कम है तो वो दर्द कोई दर्द नहीं रह जाता। निकलने वाले 3 लाख नहीं 1 लाख हैं तो दर्द नहीं रह जाता। मुझे ये बताइए अतहर हुसैन दहलवी साहब, सवाल अच्छी बात है कि चर्चा हो रही है, कुछ चीजें अगर चर्चा में आएंगी, लोगों को समझ में आएगा क्या हुआ था, तो शायद भविष्य में इस चीज को सुधारा जा सकता है। लेकिन जब सवाल पूछें तो किससे पूछें? कांग्रेस पार्टी कहती है हमसे मत पूछिए। उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, यह भी माना जाना चाहिए। इसको मैं सिरे से खारिज नहीं कर रहा कि भाई उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या थी। उस वक्त उन लोगों ने जो टेंट में रहे उसके लिए वीपी सिंह सरकार ने क्या किया, वो उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो हालात किसकी वजह से बने, क्या वो सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ना पूछे? देखिए सुशांत, मुशीर झंझानवी का एक मशहूर शेर है कि एक से बढ़कर एक था कातिल, खून का धब्बा किस पे आए, कत्ल भरी महफिल में हुआ था, खून के छींटे सब पर आए। ये मान लेना चाहिए कि इंसानी तारीख़ या मानवीय इतिहास में कश्मीरी पंडितों का पलायन, या कश्मीर से मैं कहता हूँ जिस तरीके से उनको पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म या जिहाद के नाम पर खदेड़ा गया, वो अपने आप में इतना बड़ा काला धब्बा है कि जो भी उसकी हिमायत करेगा उसकी स्याही उसके ऊपर महसूस की जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। शहजाद पूनावाला साहब हों, पंकज साहब हों, या जितने भी आज के जितने भी लोग हैं, ये स्टूडियो में बैठ के सब कह रहे हैं, मेरे पास मैंने शायद आपको ही भेजा है, और शायद फारूक रंजू साहब जानते, 90 से वो धरातल पे जहाँ से कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया, क्या वो नंदी मर्ग हो क्या हो, उनके बीच में जाके उन जगहों पर जब उनको निकाला जा रहा था, तब भी मैं आपको वहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आता हूँ। मैंने देखा है कि बग़ैर दुपट्टों के, बग़ैर फैरन के, बग़ैर चप्पलों के, बग़ैर किसी लिबास के औरतें, बच्चे और बूढ़े किस तरीके से रातों को निकलते थे। कश्मीर में जनवरी जब चिल्लाकलन पूरे उरूज पे होता था, मार्च तक जब ठंड होती थी, आप अंदाज़ा लगाइए कि पहाड़ों से उतर के आने वाले उन लोगों का हाल क्या होगा। ये एक सच्चाई है। लेकिन साथ साथ हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें सभी गुनाहगार हैं। गुनाहगार कैसे हैं? अगर आप शहजाद से मैं कहता हूँ अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर हमको चर्चा, फारूक रंजू साहब जानते, वो तो ऑफिसर रहे हैं, फिर तो चर्चा 87 के चुनाव पे भी करनी पड़ जाएगी कि 87 के चुनाव के अंदर इन्हीं जगमोहन साहब का क्या रोल था, ये क्या चाहते थे, किसकी सरकार बने। सवाल तो सब पे उठेंगे। मेरा सवाल इससे आगे का, पिछलों ने जो गलतियाँ की, फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जो गलती की और बहुत बड़ी गलती की थी, यकीनी तौर से जिसकी तरफ आज फारूक साहब ने इशारा करा, ये खेल तो जम्मू सेक्रेटेरिएट से शुरू हो चुका था, जब जम्मू सेक्रेटेरिएट के अंदर एक मस्जिद को लेकर पूरा बवाल शुरू किया गया था। तो कश्मीरी पंडितों का पलायन की बात तो उस वक्त जीएम शाह तैयार कर चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें पाकिस्तानी स्पॉन्सर सारे टेररिस्ट शामिल थे। अतहर भाई, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी कई बार किसी बात पर मतभेद हो सकता है, मनभेद तो कभी नहीं हुआ। आपकी अलग राय होती है, मेरी अलग राय होती है, लेकिन अगर मेरी अलग राय है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे नफरत करता हूं या आप मुझसे नफरत करते हैं। जब अतहर हुसैन दहलवी वहां पहुंच सकते थे किसी की मदद करने के लिए, किसी के तन पर दुपट्टा नहीं है उसको दुपट्टा उड़ाने के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न है कि जब सालों साल से कश्मीर में कश्मीरी हिंदू और मुसलमान रह रहे थे और जब वहां से निकलने की नौबत आई,
क्या लाखों अगर निकल सकते थे तो लाखों उनके साथ खड़े नहीं हो सकते थे? बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। नहीं हुए उस दिन? बिल्कुल और आपका- उनका गुनाह क्यों ना माना जाए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इस शहजाद आपको सिन्हा साहब, सुशांत मालूम होना चाहिए कि इसी कश्मीर के अंदर अगर किसी कश्मीरी पंडित की लाश सड़कों पे पड़ रही तो कोई लेने वाला नहीं आता था। ये वही कश्मीर था जहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया के और विश्व के जिसे कहते हैं प्रसिद्ध, रंजू साहब ने शायद उस पर इशारा भी करा आपने उसमें, प्रोफेसर मुशरीउल हक, जिनसे उस ज़माने में उनसे बड़ा कोई इस्लामिक विद्वान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं माना जाता था, और वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिनसे गन पे ये कहा गया कि आप हमको राजभवन लेके चलेंगे, बम लेके जाएंगे, मगर उनको सड़क पे मार दिया गया, उनकी लाश को लेने वाला कोई नहीं आया। मैं फिर कह रहा हूं कि खून के धब्बे सब पर आए हैं, उस समाज पर भी आए मैं हैं। आ बिल्कुल कह रहा हूं शहजाद आपके पास। लेकिन नहीं दहलवी साहब, मैं इसलिए प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि उस वक्त से लेकर आज भी ये नारा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गुनाह करने वाले को ये कैसे भरोसा होता है कि मैं ये नारा दूंगा और मुझे उधर से समर्थन मिलेगा? ये क्यों होता है सर? बिल्कुल गलत है। कश्मीरियों को आज इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के सहारे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त खामोश रहे थे, उसका खमियाजा खुद उनको भुगतना पड़ा है, और इतनी बड़ी तादाद में भुगतना पड़ा है कि आज कश्मीरी ये समझ चुका है। इसलिए वक्त ये आया, मैंने कल भी कहा है, आपने अगर देखा होगा मैंने कल भी कहा, ये वक्त है कि उस गुनाह को, उस गलती के कफारे को निपटाया जाए, सड़कों पर आया जाए। और एक आखिरी बात जो मैं शहजाद से कहूंगा, शहजाद साहब देखिए, अर्ध सच जो होता है ना, आधा सच, गीता में जो है ये कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आधा जो झूठ है वो आधा सच जो वो भी झूठ होता है। आप एक बात लोगों को नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे कि 2003 के अंदर जो नंदी मर्ग हुआ था, उस नंदी मर्ग के वक्त जो है बीजेपी की सरकार थी। आप ये नहीं बता रहे कि छठी सिंहपुरा में जब सिखों पे हमला हुआ था जब वाजपेयी जी की सरकार थी। आप ये नहीं बता रहे, आप सिन्हा साहब, सिन्हा और मैं तो ये सवाल कर रहे हैं कश्मीरी मुसलमान क्यों नहीं आया, पर आप ये नहीं बता रहे कि जिस हुर्रियत पे, जिस लॉन पर, जिस गिलानी पर, जिस जमात इस्लामी पर 88 से लेकर कश्मीरी पंडितों के पलायन की जिम्मेदारी थी, उनको बुला बुला के वाजपेयी जी और अडवाणी जी बातचीत कर रहे थे। और आप आखिरी बात आप कह रहे हैं एनएचआरसी की बात, आप भूल गए। अरे सुनिए, सुनने का आखिरी बात, 2014 की प्रधानमंत्री की तकरीर है, 2014 की तकरीर श्रीनगर में, जिसमें उन्होंने कहा मेरे होते हुए अब सेना कश्मीरियों पे गोली नहीं चलाएगी। मैं मानता हूं कि सेना निहत्तों पे गोली चलाती है, चुनाव में सब भूल जाते हैं, राष्ट्रवाद आपका चुनावी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। सुशांत जी, ये आधा सच कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का क्या है कि मैंने आधा सच नहीं कहा नरसंहार का, ये बैठ कर उल्टी सीधी बातें मत क्या करो। मैंने कहा आपका आधा सच 2003 में आपकी सरकार थी। अच्छा, एक बार उनको दे रहे हैं क्या? ठीक है, एक एक करके बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने तो पूरा इनकी तकरीर सुनी, हालांकि हम कोई मुशायरे में नहीं बैठे हैं, मैं सुनी ना। आप तो मुशायरे करते हैं, आप मुशायरे में आप कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को मुशायरा कर रहे हैं। अतर भाई आप बोलिए बोलिए, शहजाद आप जवाब दीजिए। देखिए सुशांत जी, ये वही लोग हैं, जब एक आध दो लिंचिंग होती है तो सारे हिंदुओं को कहते हैं नॉट इन माय नेम का प्लेकार्ड पकड़ लो और जय श्री राम को युद्ध घोष बोल देते हैं, हिंदू टेरर का लेबल चिपका देते हैं। हालांकि एक भी मामला साबित नहीं हुआ है, परंतु आज इनसे बोलिए कि एक बार बोले जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो इस्लामिक जिहाद है, बोलने के लिए बोलिए। कांग्रेस पार्टी के लोग बोलेंगे क्या? जो कुछ हुआ जिहाद है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और जिहाद है, और उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपकी तरह नहीं हूं कि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले मैं कहूंगा लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं कल भी कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हूं। अच्छा ठीक है, ये तकरीर कराने के लिए स्टूडियो में बिठाए हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो आपने पूछा क्या वो कहेंगे, तो वो कह रहे मैं कहूंगा, अब आप आगे बात। नहीं, उनसे कोई कह ही नहीं रहा ना, मैं तो कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, एनसी से कह रहा हूँ। मौलाना दहलवी वहां पे सिस्टम नहीं चलाते ना। मौलाना दहलवी तो एक लौते व्यक्ति है, वो कहीं पर भी कुछ भी बात कर सकते हैं और चले जा सकते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी तो बनती नहीं है। वो तो आते हैं, कभी यहाँ पर हिंदू टेरर की बात कर लेंगे, फिर कल जाकर इस्लामिक जिहाद कर लेंगे, ये सारी जगह पर पहुंच जाएंगे। एक बार कंप्लीट करने फिर आप जवाब दीजिए। तो ऐसे राजनीतिक भवनों से बात नहीं करवानी, मुझे तो बात करवानी है कि कांग्रेस पार्टी। उन्होंने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब दीजिए। मैं उस पर जवाब जहां तक सवाल है 87 का चुनाव किसने रिग करवाया, तो मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप सुना सकता हूं। चिदम्बरम की वीडियो क्लिप है। उन्होंने वायर को कहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय पर 1987 का चुनाव रिग करवाया। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो विषय नहीं है। विषय मेरा केवल स्पष्ट तरीके से मैं 2-3 विषय बताता हूँ। एक ये विषय है कि क्या आज इसको ये कहते हैं पुनर्वास करवाओ, कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पुनर्वास के पहले होती है पछतावा और पश्चाताप। और पछतावा और पश्चाताप तब होगा जब जो लोग हिंदू टेरर की लेबल चिपकाते रहते हैं, जैसे
सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम, क्या आज वो इस बात को इस्लामिक जिहाद कहने के लिए तैयार है? दूसरी बात, ये कहते हैं मुसलमान भी मारे गए, ये भी मारा गया, ये आधा सच नहीं बताया, वो आधा सच नहीं बताया। मुझे एक बात बताइए सुशांत जी, जो जूस के साथ हॉलोकॉस्ट हुआ उसमें बहुत सारे नॉन जूइश जर्मन भी मारे गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉलोकॉस्ट उन सबके खिलाफ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बाकी भी समय पर, बहुत सारे समय पर जूस को मारा गया है अलग अलग पार्ट्स ऑफ यूरोप में, क्या मैं उसके बारे में बताऊं? क्योंकि मुझे बात करनी है हॉलोकॉस्ट की। ये किस प्रकार का तर्क है? ये केवल तर्क लीपापोती करने वाला है। जैसे इन्होंने मोपला नरसंहार को लीपापोती की, जैसे इन्होंने गोधरा कांड पर लीपापोती की, और आज ये लोग कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर लीपापोती करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जवाब दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, देखिए मेरा कहना, मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीरी छोटे से में दे रहा हूं, मेरा छोटे से में कहना ये है, मैंने उस दफे भी कहा था और हमेशा कहता हूं, जो आदमी कश्मीर को छोड़ के गवर्नर राज लगते लंदन भाग गया हो, उस पर कभी भी हमने विश्वास नहीं करा और ना करना चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला के बारे में इस बात को मैंने जब भी कहा और आज भी कायम हूं। मेरा सवाल वर्तमान सरकार से है, जो कहती है कश्मीर फाइल देखो। भाई देख रहे हैं, बिल्कुल देखना चाहिए, सच्चाई पे मबनी, पर मुझको ये बताने का कष्ट करें जो मैं सवाल कर रहा हूं इनसे। भाई उन्हीं मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसके ज़माने में जिसकी बच्ची को बदले जो हमने आतंकवादी छोड़े थे, जब आप सरकार बनाते हैं आपको परेशानी नहीं होती। वही फारूक अब्दुल्ला जिसके साथ, जिसने जो कश्मीरी पंडितों के पलायन में बराबर का जिम्मेदार था, उसके बेटे को मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्शन अफेयर्स बना के ओआईसी में भेजते हैं। मेरा अंतिम और आखिरी सवाल है सुशांत जी, देखिए सुशांत जी अगर बात करें, मेरा सवाल सीधा ये है, मैं सवाल वर्तमान प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं, वर्तमान प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं, इमरान, मैं अपने इनसे नहीं पूछ रहा शहजाद भाई से, क्योंकि शहजाद भाई की जब मैं अगर भव रहा हूं तो शहजाद भाई की भी पुराने बयानात कुछ और हैं, आज का और कल कहां होंगे बयान। मेरा वर्तमान सरकार से ये पूछ रहा हूं, सुन लीजिए मेरे भाई साहब, सुन लीजिए, आप अभी कश्मीरी के ABCD नहीं जानते, सुनिए मेरा सवाल सीधा यह है, मेरा सवाल वर्तमान सरकार से है। 7 साल प्रधानमंत्री महोदय के और 6 साल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के, 13 साल की सरकारों में प्रधानमंत्री के जितने भाषण हुए हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, कभी वहां पर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया गया? इन 13 सालों में किसी कश्मीरी पंडित को राज्यसभा भेजा? इन 13 सालों में कश्मीरी पंडितों को राज्यसभा भेजना मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा था, और किसी तकरीर में सर वहां अभी राज्यसभा में दिया गया डेटा है, 3800 कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी मिल रही है, वहां उनके रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा भेजा जाए? हम इसी में तो फंसे हुए हैं सर कि राज्यसभा भेज दिया तो हो गया। गलत कह रहे हैं आप। मेरा कह रहा 13 साल में क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर किसी तकरीर के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है? ये बताइए ना मुझे। अरे पर सर मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार, तो बीजेपी, अरे मैं एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि अगर सरकार हमारे यहाँ की थी, कश्मीर को हम अपना इंटरनल मुद्दा मानते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस में जाके किससे पूछेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ? बलूचिस्तान भी तो उठाते हैं। अरे तो बलूचिस्तान अलग है और कश्मीरी हिंदुओं के साथ सर मसला था। आप तो कह रहे हैं कि वही गलती करनी चाहिए जो नेहरू ने की, कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाके कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा उठाएं। आप यूनाइटेड नेशन के अंदर हम कश्मीर के अखंडता पे नहीं जा रहे थे। ठीक है, शहजाद पूनावाला छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं रेंजू शाह के पास जाऊंगा। ये वही मानसिकता है नेहरू जी की या अधीर रंजन चौधरी की। जब हमने 370 और 35A को नस्तनाबूद किया तो क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर? अरे पाकिस्तान से पूछ लीजिए। अभी मौलाना दहलवी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया से पूछ लीजिए, हम लोगों को जो करना था पाकिस्तान का नाम कमर तोड़ी है। झूठा अगर कहेंगे इनको इनकी भाषा में जवाब दो। पार्टी में ले रहे हैं आप, अफजल गुरु को के समर्थकों को पार्टी में ले रहे हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट आप गए थे अफजल गुरु की हिमायत में, मैं नहीं गया था। जब आप कांग्रेस के समर्थक थे, नहीं कहेंगे कांग्रेस के समर्थक जब आप थे तब आप अफजल गुरु की हिमायत में गए थे, हम नहीं गए थे। कांग्रेस के 2 प्रवक्ता, शहजाद अपनी बात कही, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। देखिए कांग्रेस के ओरिजिनल प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या चिदम्बरम कहेंगे कि ये इस्लामिक जिहाद था? क्या सोनिया गांधी कहेगी? वो बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए तो फूट फूट कर रो रही थी सोनिया गांधी। क्या एक भी आंसू कश्मीरी पंडितों के लिए निकले हैं क्या? बोल दीजिए, पूछ लीजिए पंकज जी से। पंकज जी जवाब दीजिए। कांग्रेस के ओरिजिनल से पूछे, जेरोक्स कॉपी से बाद में पूछ लेंगे। अरे आप भी तो जवाब है, आप भी तो पहले कांग्रेस के कॉपी थे, कॉपी पेस्ट आप पंकज जी, आपका आप वहीं से मालूम, कांग्रेस की सारी मालूमात आप वहीं से तो लेते हैं।